सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वेल्थ टॉक्स विद यशवी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में मंथली सैलरी आना बंद हो जाएगी, यानी आपके रिटायरमेंट का पहला दिन, तो क्या आप वैसे ही लाइफस्टाइल जी पाएंगे जैसी आज है? अगर आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कॉम्प्रोमाइज किए बिना बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। आज के इस एपिसोड में हम इसी स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे। सो टुडे आई एम जॉइंड बाय मिसेस अवनीत अरोरा, CFP. Welcome, ma'am. Welcome to the podcast. How are you doing? Thank you so much, Ashvi, for inviting me for this podcast, and I'm very happy to be here. Thank you so much, ma'am. मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रिटायरमेंट की हम बात करते हैं तो दिमाग में एक एज आती है, यानी 60 एक परफेक्ट एज मानी जाती है। तो क्या वाकई में 60 की एज पे रिटायर होना सही है, या कैसे डिसाइड करें कि रिटायर कब होना है? वेरी गुड क्वेश्चन। रिटायरमेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल कोई परफेक्ट एज होती नहीं है। आपके लिए क्या एज सूटेबल है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे। रिटायरमेंट किस एज पे लेना है उससे पहले एक और क्वेश्चन होता है। अगर आपको उसका आंसर पता है तो एज इज एन आउटपुट ऑफ दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये होता है कि रिटायरमेंट का मतलब आपके लाइफ के लिए क्या है। लाइक व्हेन यू स्टार्टेड योर कॉन्वर्सेशन, आपने बोला जब मुझे एक सैलरी अमाउंट आना बंद हो जाएगा, दैट्स व्हाट इज रिटायरमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। स्पेशली जो सैलरीड लोग हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा जब मेरा सैलरी मुझे बंद हो जाएगा उसके बाद जो मुझे लाइफ जीनी है, दैट्स माई रिटायरमेंट लाइफ। बट बहुत लोगों के लिए वो मीनिंग नहीं होता है। देर आर पीपल हु हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग फॉर रिटायरमेंट। जैसे इफ यू आस्क टू समबडी हु इज फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, अब अगर उनसे आप जाके पूछोगे कि आप कब रिटायर होना चाहते हो, बोलेंगे कभी नहीं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं अपनी शॉप पे जाऊंगा, मैं अपने बिजनेस को देखूंगा। दे डोंट, मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन बिलीव इन समथिंग लाइक अ रिटायरमेंट पर से, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट या उस मीनिंग से उनसे बात करते हो। ऑल्टरनेटिवली अगर आप आज के यंगर जनरेशन से आप बात करते हो, स्पेशली पीपल ऑफ योर एज, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा रिटायरमेंट का आपके बारे में, उसके ऊपर आपका क्या क्या है, तो रिटायरमेंट 40 आई एम डन, ठीक है, 40 के आगे मुझे नहीं करना है इसको। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू ट्रैवल, मुझे ये दुनिया देखनी है, मुझे एक्सपीरियंसेस लेने हैं, ठीक है। तो मेरे लिए 40 इज द एज। सो देर इज नो वन नंबर 60, 40, 50 जिसको आप बोलो कि ये परफेक्ट नंबर है रिटायरमेंट का। मोर देन दैट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आपके लिए रिटायरमेंट का मतलब क्या है, और वो मतलब आप, वो पर्पस आप कब अचीव करना चाहते हो, वहां से आपका एज का डेफिनेशन शुरू होता है। एंड देन द अदर एस्पेक्ट जो इसमें आ जाता है वो है कि एक आपका जैसे डिफरेंट जनरेशंस का डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैंने आपको बताया जनरेशन ऑन जनरेशन ये एज कम ही हो रही है, बढ़ तो नहीं रही है। दूसरा आता है कि आप क्या करना चाह रहे हो पोस्ट रिटायरमेंट। ये दूसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। हमें ये पता है कि अच्छा 50 या 60 पे मुझे रिटायर हो रहा हूं, अगर मैं नहीं भी चाहूंगा और अगर मैं सैलरीड हूं तो डेफिनेटली बाय लॉ इन इटसेल्फ कि 60 इज माय रिटायरमेंट एज, राइट, तो वहां पे हो जाएगा। बट उसके बाद मुझे करना क्या है मुझे नहीं पता। आपका पर्पस क्या है, उसके बाद आप क्या करना चाहते हो। देर आर पीपल जो बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ जो मैं पहले नहीं कर सका, मेरे बहुत सी ख्वाहिशें थी, तो बहुत बार हम अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए यू डू लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, राइट, और उसके बाद आप बोलते हो कि अच्छा ये सब चीजें जब मैं रिटायर होऊंगा ना तब कर लूंगा। और कुछ लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं है उसके बाद क्या करना है। तो मेनी अ टाइम्स यू विल सी कि व्हाट दे डू इज कि उसके बाद भी दे कंटिन्यू इन सम और द अदर काइंड ऑफ वर्क एंड दे ट्राई टू फाइंड मुझे व्हाट इज द पर्पस। तो ये सारे क्वेश्चंस है ना, पर्सनली मुझे लगता है दीज आर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रादर देन कि आपकी एज को लेके, क्योंकि जब आप इन क्वेश्चंस पे क्लैरिटी लेके आते हो तो एज आपको पता चल जाती है कि उस किस एज पे जाके आपको डिसीजन लेना है। एंड लाइक आई सेड, उस पे कोई सही गलत एज नहीं होती है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, सो जैसे मैम ने बताया कि कोई परफेक्ट एज नहीं है, ये आपके पर्सनल गोल्स और सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। जैसे बताया कि बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए डिफरेंट एस्पेक्ट है, और जो सैलरीड लोग हैं उनको तो होना ही है 60 पर रिटायर बाय द लॉ इटसेल्फ। दूसरा मैं जानना चाहूंगी कितना कॉर्पस होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करें, क्योंकि इफ समवन इज अर्निंग 50,000
उनके लिए कुछ और होगा, जो अभी 1 लाख एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनके लिए कुछ और होगा। तो ये अपना रिटायरमेंट कॉर्पस को कैलकुलेट कैसे करें? देखिए, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आजकल तो हम टेक्नोलॉजी की एज है, इंफॉर्मेशन की एज है, नाउ वी आर मूविंग इनटू एआई आल्सो। कैलकुलेशन इज नॉट एन इश्यू। प्रॉब्लम जो है, और आई वुड से द मेन कंसर्न इज कि आप कैलकुलेशन में जो नंबर्स डाल रहे हो उससे आपके कॉर्पस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो आपको देखना, वो नंबर आपके लिए कितने रियलिस्टिक है। और उसमें मेनली आपके 3 वेरिएबल्स काम करते हैं। पहला ये होता है कि आप रिटायरमेंट के बाद हाउ मेनी पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स यू आर प्लानिंग फॉर। जैसे कि लेट से अगर कोई 60 की एज पे, अगर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड जो हम लेके चलते हैं, 60 पे अगर कोई रिटायर हो रहा है और बोलता है कि मुझे आई वांट टू प्लान इट टिल 80 और 85, तो हम तकरीबन 20 से 25 साल की पोस्ट रिटायरमेंट एज के बारे में बात कर रहे हैं। वेयर अगर कोई बोले कि नहीं मुझे 70 या 75 तक ही प्लान करना है, तो आपके लिए वो सिर्फ 15 या 20 साल ही हो गए, तो 5 से 10 साल आपके कम हो गए। कोई बोल रहा है मुझे जल्दी रिटायर होना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत लोगों का ड्रीम है कि मैं 40 या 45 पे रिटायर हो जाऊं। तो अगर आप 45 पे रिटायर हो रहे हो और आप 85 तक सोच रहे हो, तो टेक्निकली आपके पास 40 साल है। तो आप कॉर्पस आपका फिर इस लेवल का होना चाहिए, इस क्वांटम का होना चाहिए कि वो 40 इयर्स आप मैनेज कर सको। तो कॉर्पस का रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो वेरी करता है कि आप पोस्ट रिटायरमेंट कितने सालों के लिए प्लानिंग कर रहे हो या सोच रहे हो। अगर वो साल ज्यादा होंगे, कॉर्पस रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अगर वो कम होंगे तो ऑफकोर्स कॉर्पस रिक्वायरमेंट आपका कम रहेगा। दूसरा इसमें वेरिएबल आपका आता है कि आपका खर्चा कितना है। अच्छा, खर्चे में क्या होता है, जैसे आपने मेरे को एक एग्जांपल दिया 50,000 रुपए महीने का है, तो आई कैन प्लान अकॉर्डिंग। बट पॉइंट इज, जो आप 50,000 अभी मेरे को बता रहे हो खर्चा, इज दैट द खर्चा व्हाट यू आर स्पेंडिंग राइट नाउ इन योर करंट लाइफस्टाइल, और इज दैट द खर्चा व्हाट यू फोरसी कि अगर आज ही मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे खर्चे किस हिसाब से होंगे, क्योंकि वो सेम खर्चे सेम नहीं रहेंगे आपके। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मान लो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मुझे रोज आने जाने का फ्यूल एक्सपेंसेस लगता है, ठीक है। मान लो मैं खाना जो है अपना ऑफिस में खाता हूँ, ऑफिस की कैंटीन से खाता हूँ, तो मेरा उसका एक्सपेंस लगता है। तो इस तरह के आपके कुछ खर्चे होते हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद नहीं लगेंगे, राइट। एज्यूमिंग कि आप वो जॉब आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, तो आपको वो खर्चे नहीं चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका शायद हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ जाएगा। आप कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हो, अगेन आई गिव एन एग्जांपल, आई नो सो मेनी पीपल, उनको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू से शौक था बजाने का, तो टाइम नहीं लगा कभी, तो सोचा कि रिटायरमेंट के बाद हम सीखेंगे। अब रिटायरमेंट के बाद अगर आप सीखने जा रहे हो तो वो इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा, आप क्लासेस जाओगे, उसको परस्यू करोगे, उसमें शायद एक्सपेंसेस लगेंगे। बहुत लोग बोलते हैं मुझे ट्रैवल करना है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, तो ट्रैवल में एक्सपेंसेस लगते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ किस तरीके का रहेगा, उस हिसाब से आपके खर्चे कैसे रहेंगे। अगर खर्चे कम है, अगेन सेम लॉजिक, अगर आपके खर्चे कम है तो कम कॉर्पस में भी आप मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपके उसके ऊपर एस्पिरेशंस हैं, आपके कुछ थॉट्स हैं, कुछ प्लान्स है कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, तो उस पर ऑफकोर्स अगर मनी इन्वॉल्व है तो आपको वो भी एड ऑन करना पड़ेगा। अगर आपके खर्चे ज्यादा है तो कॉर्पस ज्यादा चाहिए। तो एक हो गया कि आप कितने साल के लिए प्लान कर रहे हो, दूसरा हो गया कि आपके खर्चे कितने हैं, और तीसरा जो मेन कॉमन वेरिएबल जो होता है वो होता है कि आपने जो ये कॉर्पस बना लिया है, आपने जो भी एक लमसम आपने बनाया है, आप इसके साथ किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करोगे अपने पोस्ट रिटायरमेंट के सालों में। क्या आप उसको बहुत सेफ तरीके से इन्वेस्ट करने वाले हो, जैसे अगर आप इंडिया में बात करें तो कॉमन आप देखोगे रिटायरमेंट का जो कॉर्पस होता है वो ज्यादातर यहाँ तो लोग बैंक की एफडी में डालना पसंद करते हैं, उनको सेफ्टी लगती है, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकली आप कुछ अब अर्निंग्स नहीं है, तो जो भी है यही है और इसी के भरोसे आपको बाकी का जीवन व्यतीत करना है, तो आप उस पर रिस्क नहीं लेना चाहते। तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको बैंक की एफडी में डाल के उसका महीने का या सालाना इंटरेस्ट लेते हैं। ऑल्टरनेटिवली दूसरा कॉमन चीज जो आप देखते हो जो लोग करते हैं उसके साथ वो होता है कि पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स करा दिए या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स कर दी, तो ओवरऑल सेफर ऑप्शंस पिकअप करी। बट जब आप सेफर ऑप्शंस पिकअप कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपके जो रिटर्न्स होंगे वो कम होंगे, एंड ऑब्वियसली आप उस पर अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहोगे। वर्सेस शायद कोई होगा वो शायद वो थोड़ी बैलेंस्ड अप्रोच ले लेगा, वो थोड़ा मिक्स एंड मैच कर लेगा।
आजकल तो खैर पोस्ट रिटायरमेंट काफी स्ट्रैटेजीज भी होती हैं जिससे कोशिश की जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा वो जो कॉर्पस आपने बनाया है वो कितना मैक्सिमम लंबा आप उसको चला सकते हो। ठीक, तो वो सब चीजें भी फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। तो उससे भी आपका कॉर्पस का कैलकुलेशन वेरी कर देता है कि आपको कितना कॉर्पस चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, किस हिसाब से चाहिए। बट अगर आप स्टैंडर्ड एक बात करो, एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन के हिसाब से देखो, तो कई बार हम बोलते हैं 25 to 30 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सीटीसी आप एक तरीके से ले सकते हो। एक थंब रूल ये कॉमन यूज हो जाता है। अगर किसी को इतना डीप कैलकुलेशंस में नहीं जाना है, सिंपल तरीके से चाहिए, तो सिंपल तरीके से आप एक देख सकते हो कि 25 to 30 टाइम्स जो आपका एनुअल सीटीसी है, एक तरीके से आप उसको ले सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि बहुत सारे कैलकुलेटर्स आजकल अवेलेबल है, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स, जिसमें अगर आप अपने डेटा डालोगे, आपकी करंट एज क्या है, आप किस एज पे रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हो, कब तक प्लान कर रहे हो, तो इफ यू गिव दैट डेटा टू देम, तो वहां से आप कैलकुलेशन कर देते हो। मोटा मोटी अगर एक रैंडम मतलब एक केस इन पॉइंट लेके चले, तो मान लो आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल जो आपने ली थी कि अगर किसी का 50,000 का आज का खर्चा है और एज्यूमिंग कि वही खर्चा उसका पोस्ट रिटायरमेंट भी रहेगा कंसिडरिंग टुडेज वैल्यू, ठीक है, एज्यूमिंग कि वो 35 ईयर्स का एज का पर्सन है और स्टैंडर्ड 60 पे रिटायर होगा और शायद 75 या 80 ईयर्स तक का वो प्लान कर रहा है, तो उस केस में उसको तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ का मोटा मोटी कॉर्पस का रेंज बैठ जाता है ऑन एन एवरेज। अगर आपका खर्चा वही 50,000 से 1 लाख हो गया, तो शायद 3.5-4 की जगह आपको 7 या 8 करोड़ के करीब आ जाएगा। तो दैट इज अ एवरेज और स्टैंडर्ड वे टू लुक एट दोज नंबर्स। बट पर्सनली मुझे लगता है कि रिटायरमेंट की जब भी आप बात करो, बहुत ही पर्सनल गोल होता है किसी के लिए। इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप अपने आप को सबसे महंगा तोहफा अगर कुछ दे सकते हो, वो है पीसफुल रिटायरमेंट। तो अगर आप आपको अपने आप को सच में वो तोहफा देना चाहते हो, तो आइडियली आपको वो पर्सनलाइज करके देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी चीजें सूट कर रही हैं, कौन सी चीजें एप्लीकेबल है, और उस हिसाब से आप जो है वो कैलकुलेशन उस तरीके से करते हो। बट बॉल पार्क फिगर्स आप इस तरीके से ले सकते हो। मैम आपने बोला कि पोस्ट रिटायरमेंट लोग पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और एफडीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, बट क्या ये सही अप्रोच है? क्योंकि 6-7% मिलता है बैंक एफडीज में, तो और इन्फ्लेशन भी हम देखते हैं कि 6 से 7% ही है, तो पैसे तो इनिशियली ग्रो नहीं हो रहे हैं। क्या ये सही अप्रोच है? देखिए, अगर आपका कॉर्पस इतना है कि चाहे वो ग्रो नहीं भी हो रहा है पर आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो व्हाई नॉट। सो अगेन डिपेंड्स कि आप कितने कॉर्पस पे काम कर रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या होता है, कहां पे ये कॉन्वर्सेशंस एक्चुअली रेलिवेंट हो जाती हैं, वो यहां पे आके रेलिवेंट हो जाते हैं कि कॉमनली हम ये देखते हैं कि लोग अपने कॉर्पस को अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं। तो अगर मुझे जितनी जरूरत है, मैं मोस्टली आप देखोगे तो मेरे लोगों के पास उससे थोड़ा कम ही रहता है। जब आपके पास कम है, तो फिर आपको वो जो स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती हैं, आपको अप्रोचेस देखनी पड़ती हैं, थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप फुल ऑन एकदम हाई रिस्क में चले जाओ, बट थोड़ा बहुत अगर आपको ट्वीकिंग करना है, कुछ स्ट्रैटेजाइज करना है, थोड़ा सा बैलेंस वे में देखना है, तो वो सब आप फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाते हो डिपेंडिंग ऑन कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, उसका रिस्क एपिटाइट कितना उसको अलाउ करता है, तो वो सब को कंसिडर करते हुए आप वो स्ट्रैटेजी अप्रोच फॉलो करते हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, और साथ ही हेल्थ केयर इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली देखें तो क्या इंश्योरेंस का क्या एक्सपोजर होना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग में, और ये कितना रिलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंस है इसका? ये बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक और एस्पेक्ट है जो बहुत बार इग्नोर हो जाता है। हमको लगता है हमने कॉर्पस बना लिया तो चलो काम हो गया, बट अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट इन प्लेस, तो यू आर लिटरली वन स्टेप अवे फ्रॉम यूजिंग अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ योर कॉर्पस। अगर कोई भी हेल्थ एलिमेंट आ गई, और बुढ़ापे के समय में हेल्थ एलिमेंट्स आना इज नॉट न्यू, इट्स वेरी कॉमन, बहुत कॉमन हो जाता है। जस्ट अगेन टू गिव यू अ बिट पर्सपेक्टिव हियर, आप हेल्थ इन्फ्लेशन की बात करो, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो अभी आई वॉज रीडिंग वन रिपोर्ट जिसमें बता रहे थे कि पिछले 3 साल में सिर्फ हेल्थ केयर इन्फ्लेशन जो है वो 12 से 14%।
ओके। लुक एट द नंबर्स, हम नॉर्मल इन्फ्लेशन सोचते हैं अच्छा 5-6, तो हेल्थ केयर को आप थोड़ा ज्यादा पकड़ के 8-10 तक ले जाओगे, बट जो डेटा बोल रहा है वो 12 से 14, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एवरेज इन्फ्लेशन की बात हो रही है, राइट? तो अगर आपने आपका हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट इन प्लेस, देन it can create a bit of problem. Yes, you can plan for it accordingly. इसमें भी दो तरीके से आप उसको देख सकते हो। पहला सिनेरियो ये है कि जहां पे आपने लेट्स से शुरुआत से ही आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, आप उसको टाइम टू टाइम रिन्यू करा रहे हो, इट्स ऑलरेडी देयर। तो अगर इस तरीके से चल रहे हो तो वैसे ही आप एज के साथ उसका कवर वगैरह आप बढ़ाते रहते हो, उसको टॉपअप करा लेते हो, उसको बढ़ा लेते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और रिटायरमेंट पे जाके आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अगर आपको टॉपअप ऐड करना है तो आप कर सकते हो। उसके अलावा पैरेलली जो है आप एक अलग से अपार्ट फ्रॉम द कॉर्पस एक सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए एक अलग से एक एक्स्ट्रा बकेट या फंड मैनेज कर सकते हो, जो आप यूज करोगे ओनली फॉर योर हेल्थ केयर रिलेटेड इश्यूज। तो आपको एक एक्स्ट्रा बफर या कुशन बना के दे देता है। और तीसरा क्या होता है कि अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो किया है तो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं या डिजीजेज हैं, क्योंकि आजकल तो देखिए 40-45 पे पीपल स्टार्ट गेटिंग बीपी, डायबिटीज, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो जो भी आपके प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं, अगर आप कंटिन्यूसली वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर को फॉलो कर रहे हो तो वो सब कवर्ड रहती हैं उसमें। तो दैट इज ऑल्सो टेकन केयर, दैट्स अ बेनिफिट। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि मान लीजिए आपने अलग से कोई हेल्थ कवर कभी नहीं लिया एंड नाउ यू आर अप्रोचिंग रिटायरमेंट, या आप रिटायर हो रहे हो या रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, वहां पे दिक्कतें थोड़ी ज्यादा आ जाती हैं। क्योंकि वहां पे उस एज में जब आप हेल्थ इंश्योरेंस को अप्लाई करने जाओगे या लेने जाओगे तो हो सकता है आपको एक तो प्रीमियम्स बहुत ज्यादा देने पड़े। दूसरा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि आपकी अगर कुछ एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं, कुछ आपको जैसे मतलब बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसके कारण भी एक तो प्रीमियम्स में एडिशन हो जाता है, दूसरा बहुत बार आपकी वो जो एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कवर नहीं होती। तो उस टाइम पे उस इलनेस के कारण या उस वजह से आपको कुछ और हेल्थ केयर प्रॉब्लम आ गई तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करेगा, तो वो एक दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। इन एक्सट्रीम केसेस अगर किसी को कुछ ज्यादा ही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उन केसेस में कई बार ऐसा भी होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ही देने के लिए मना कर सकती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ रिस्क फॉर देम ऑल्सो। तो हो सकता है कि अगर आपको इन एनी एक्सट्रीम सिचुएशन ये भी हो सकता है कि आपको वो पॉलिसी मिले ना, या बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट हाई प्रीमियम्स में मिले। तो उस केस में फिर आप क्या करते हो, आप जो वो हेल्थ केयर फंड की जैसे मैंने आपको बात करी थी कि आप अलग से थोड़ा बफर लेके चलते हो जो सिर्फ हेल्थ केयर रिलेटेड होता है, फिर वो अमाउंट जो है वो आपको बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि अब आप अपनी इंश्योरेंस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो, आप उतना डिपेंड नहीं कर सकते हो। तो अब आपको, अगर आपने पहले एक्स रखा था तो अब आपको X+10 या X+20 रख के चलना पड़ेगा। और बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कि आपका टोटल जो रिटायरमेंट के लिए आपने जो कॉर्पस अब बचाया है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि अब जमा करने की एज खत्म हो गई है, आप ऑलरेडी यू आर एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, तो अब उसको ऐड करना मुश्किल है। तो अब जो भी है यही है। तो इसमें से अगर आप बड़ा चंक जो है वो हेल्थ केयर के लिए अलग से रख रहे हो, तो फिर जो अपने रूटीन खर्चों के लिए जो आप कॉर्पस बचा रहे हो उसमें शायद थोड़ी कमी हो सकती है। तो ये सारे कुछ कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो आते हैं, बट लाइक आई सेड डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन देयर आर वेज टू मैनेज इट। जैसे कि आई गिव एन एग्जांपल कि आप हेल्थ केयर फंड का वैल्यू बढ़ा सकते हो, उसका क्वांटम बढ़ा सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस में एग्जिस्टिंग प्लान में टॉप अप करा सकते हो, तो आपका कवरेज थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से केस टू केस बेसिस पे वो वर्कआउट किया जा सकता है। जैसा आपने बताया कि लोग 60 के बाद ट्रैवल करना पसंद करते हैं, या उनकी कोई हॉबीज है जो पूरी नहीं कर पाए हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड इमरजेंसी फंड होना जरूरी है? जैसे हम प्री रिटायरमेंट देखते हैं, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने से पहले कि इमरजेंसी फंड पहले बनाइए। नहीं बिल्कुल, इमरजेंसी फंड की जरूरत तो पूरी लाइफ में रहती है। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब अगर कोई इमरजेंसी है तब आप उसको यूज करोगे, तो एक वो हो गया। एक आपका हेल्थ रिलेटेड का एक फंड हो गया, और एक आपका मेन कॉर्पस हो गया। तो ये 3 बकेट तो स्टैंडर्ड हो गई। अब इसमें एक चीज आपने और ऐड करी कि अगर मुझे ट्रैवल करना है
तो मैं उसका क्या करूं? अब उसको मैनेज करने के लिए दो तरीकों से आप देख सकते हो। एक तरीका जो मैंने पहले भी आपको बता रही थी, या तो जब आप अपने महीने के या साल के एक्सपेंसेस का जब कैलकुलेशन कर रहे हो, आप उसी में वो एक्सपेंस भी डाल दो कि अगर मान लो मेरा 50,000 महीने का एक्सपेंस ऑन एन एवरेज है और मुझे पता है कि मेरा ट्रैवल में 1 लाख 1.25 लाख का खर्चा साल का आएगा, तो मैं 50 नहीं, मैं 60,000 महीना मान के चल लूंगा। ओके। करेक्ट। एक लाख 1.25 लाख साल में अगर आप ट्रैवल पे खर्चा करने वाले हो तो महीने का 10,000 बना, तो 50,000 में मैंने 10,000 और ऐड कर लिया, तो मैं फिर 60,000 के हिसाब से प्लान करूंगा, ना कि 50,000 के हिसाब से। एक तो स्ट्रैटेजी इस तरीके से चलती है कि अगर आप जो भी आपका ट्रैवल रिलेटेड खर्चा आप फोर्सी कर रहे हो, उसको ओवरऑल एक्सपेंसेस में ऐड करके स्प्रेड करके उसको डाल दो। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। दूसरा तरीका जो कर सकते हैं, जो कि आपने अभी मेंशन किया, आप चाहो तो एक अलग फंड भी बना सकते हो कि भाई ये वाला मेरा सिर्फ ट्रैवल के लिए है, तो मैं बकेट ही अलग कर दी। जैसे कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तभी भी आप अलग अलग बकेट्स बना के चलते हो ना, कि ये मेरे बच्चों के लिए है, ये मेरी रिटायरमेंट के लिए है, ये मेरे पर्सनल के लिए है, तो यू ट्राई टू क्रिएट लाइक डिफरेंट बकेट्स। तो ऐसे ही पोस्ट रिटायरमेंट भी आप चाहो तो आप अलग अलग बकेट्स भी बना सकते हो, या फिर आप जो है उसको कंबाइन करके एटलीस्ट ट्रैवल और हॉबी टाइप की जो चीजें है उसको आप कंबाइन मंथली में भी कर सकते हो। दोनों तरीके से दोनों अप्रोचेस जो है प्रैक्टिकली लोग यूज करते हैं, और दोनों ही आप दोनों में से कोई भी आप आपका चॉइस है पिकअप कर सकते हो। बट इमरजेंसी फंड और हेल्थ केयर आइडियली अलग रखा जाता है, उसको कॉर्पस में ऐड नहीं डाला जाता है, क्योंकि दैट मेंटली यू शुड नो कि दिस इज फॉर द इमरजेंसी एंड दिस इज फॉर योर हेल्थ केयर। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अलग अलग गोल्स के हिसाब से अपने फंड्स बनाइए, फिर चाहे वो प्री रिटायरमेंट हो या पोस्ट रिटायरमेंट। जैसा आपने बताया कि एक एग्जांपल दिया था कि 60 पे रिटायर हो रहा है कोई जिसके 50,000 एक्सपेंसेस है, एंड अगर अब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने 75 या 80, तो सेफ विड्रॉल रेट क्या होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद? यानी सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कि सेफ विड्रॉल रेट होता क्या है और होना कितना चाहिए? ओके, विड्रॉल रेट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल रेट या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी जिसको बोलते हैं, SWP भी बोलते हैं उसको, या SWR बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप एक परसेंटेज फिक्स करके चलते हो। अब वो परसेंटेज वेरी करता है, जनरली हम बोलते हैं 4 से 6%, नॉर्मल बोलते हैं आइडियल में कि 4 से 6% मान लीजिए आप मान के चल रहे हो। तो जो भी आपका टोटल कॉर्पस होगा, इसमें से आप हर साल कितना अमाउंट निकालोगे, उस परसेंटेज को SWR भी बोलते हैं। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने अगर SWR पकड़ के चला 4%, तो जो भी मेरा टोटल कॉर्पस होगा, इसमें से मैंने हर साल मैं 4% पैसा निकालूंगा अपने रेगुलर खर्चे के लिए। अब अगर मुझे 4% ऑफ माई टोटल कॉर्पस निकालना है, एज्यूम कि मेरा महीने का 1 लाख रुपए खर्चा है, इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 1 लाख ले रही हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए महीने का 1 लाख है, साल का हो गया 12 लाख का खर्चा। तो अगर मुझे 12 लाख रुपए हर साल उसमें से निकालने हैं, लेट्स एज्यूम, तो 12 लाख मेरे हो गए 4%। ओके। 12 लाख का अमाउंट हो गया 4%, क्योंकि मैं 4% निकाल रहा हूं, तो 4% मेरे लिए वो अमाउंट है 12 लाख। अगर 4% 12 लाख बन रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? वो बनेगा तकरीबन 3 करोड़ रुपए। तो अगर आपका 3 करोड़ रुपए है, तो 3 करोड़ का 4% होता है 12 लाख, जो आप हर साल बोल रहे हो कि आप उसको निकालोगे अपने रेगुलर यूज के लिए। इसको बोलते हैं विड्रॉल रेट। जैसे कि मैंने बोला 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, वो वेरी करता है, उस पर मैं अभी थोड़ी देर बाद में आती हूँ। बट विड्रॉल रेट का मतलब ये होता है। तो अगर 3 करोड़ रखा है, और उसका लॉजिक ये होता है कि मान लीजिए 3 करोड़ का आपका कॉर्पस है, एक्चुअली मोस्ट कॉमन कॉम्बो होता है 4 और 8% का। ओके। 4 और 8% का कॉम्बो इस तरीके से काम करता है कि 4% आपका विड्रॉल रेट आप एज्यूम करके चल रहे हो कि 4% आप निकालोगे, और आपका ये जो कॉर्पस है, जो 3 करोड़ का कॉर्पस आपने बनाया है, ये जहां पे भी आप इन्वेस्ट करोगे वो आपको 8% का रिटर्न निकाल के देगा। ओके। तो अगर ये 8% का आपको रिटर्न जनरेट कर रहा है और 4% आप निकाल रहे हो, मतलब 3 करोड़ का अगर कॉर्पस है, तो 24 लाख का आपको रिटर्न बन रहा है, पर आप सिर्फ 12 लाख ही निकाल रहे हो उसमें से। 12 लाख अभी भी उसमें है, तो एक्स्ट्रा है, तो बढ़ ज्यादा रहा है, आप निकाल कम रहे हो। करेक्ट, ये लॉजिक होता है। और ये जब आप
विड्रॉल रेट की बात करते हो, जनरली फर्स्ट ईयर आपने अगर 4% डाला है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगले साल वो 4 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, आपके खर्चे बढ़ गए होंगे, तो अगले साल आप 4 से थोड़ा ज्यादा निकालोगे, उसके अगले साल और ज्यादा निकालोगे। मान लो 5 या 6% का अगर आप इन्फ्लेशन बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पकड़ के चल रहे हो, तो हर साल आपका विड्रॉल का अमाउंट भी जो है वो चेंज होता रहेगा। बट उसका देखने का नजरिया ये होता है कि एटलीस्ट आप देखोगे बाय द टाइम वो 4% से जब तक 8% पहुंचेगा, मतलब जितना आपको रिटर्न बन के आ रहा है उतना ही आप निकालना शुरू कर दियो। ये होते होते कम से कम 8-10 साल निकल जाएंगे। सो दोज 8 to 10 years आपका रिटर्न ज्यादा है, आपका कॉर्पस ग्रो कर रहा है और आप यूज कम कर रहे हो, क्योंकि आपको वो एक्स्ट्रा रिटर्न मिला होगा। तो उसके नेक्स्ट जो आपके 8 to 10 years होंगे, ये जो एक्स्ट्रा आपने बनाया है वो उसमें यूज हो जाएगा। तो टेक्निकली अगर 4 और 8% का कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो मोटा मोटा आपका वो 25-30 साल आराम से चल जाता है करते करते उसको। ये लॉजिक से वो बोलते हैं कि 4 और 8% सबसे कॉमन जो थेरेटिकल नंबर होता है 4 और 8% आइडियल बोलते हैं जिसको करते हैं। अब ये थ्योरी की बात है, प्रैक्टिकल में थोड़ा अलग उसके चैलेंजेस हो जाते हैं और थोड़ा और भी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ जाती है। पहली चीज, ये जो कॉन्सेप्ट था ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, जो 4 और 8% का जो आया था। अब वेस्टर्न कंट्रीज में आपका जो इन्फ्लेशन होता है वो कम होता है, जनरली 1 से 2% का इन्फ्लेशन होता है एज कंपेयर टू इंडिया। डेवलप्ड कंट्रीज में आपका इन्फ्लेशन कम होता है, इंडिया में महंगाई थोड़ी ज्यादा होती है। तो उस केस में या तो आपका विड्रॉल रेट ज्यादा होगा, जैसे मैंने बोला वो 4 की बजाय शायद 6% होगा, या फिर आप कॉर्पस बड़ा बनाओ और विड्रॉल रेट को थोड़ा कम करो। अब दोनों का इम्प्लीकेशंस अलग है। पहला, आपने विड्रॉल रेट ज्यादा कर दिया, अब आप 4 नहीं, आप शायद 5 या 6% का विड्रॉल रेट लेके चल रहे हो और एज्यूमिंग कि 8% ही आपको रिटर्न निकल के आ रहा है। अब उसका डिफरेंस सिर्फ 2% बचा है। तो जहां आपके पहले 8 से 10 साल सिर्फ वो बैलेंस मतलब सेम करने में निकल रहे थे, अब शायद वो 5 या 6 साल में ही वो 8:8 हो जाएगा, क्योंकि हर साल आप बढ़ाते जाओगे तो वो जल्दी हो जाएगा। तो आपका कॉर्पस जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पहले जहां वो टोटल 25 या 30 साल चलने वाला था, अब वो शायद 20 या 22 साल चले। तो नंबर ऑफ इयर्स कम हो गए। दूसरा जो मैंने बताया, अगर आपको उसको लंबा ही चलाना है जैसे चलना चाहिए था, तो फिर आप विड्रॉल रेट कम कर दो। विड्रॉल रेट कम करने का फिर ये है कि अगर मेरा वही 12 लाख रुपए पहले 4% था, अब अगर वही 12 लाख मेरा 3% बन के निकलेगा, तो फिर मेरे को कॉर्पस ज्यादा लगेगा, फिर शायद मुझे 3 करोड़ नहीं मुझे 4 करोड़ चाहिए होगा। तो इस तरीके से वो चेंज हो जाता है। तो ये सारी एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होती हैं। इसलिए मैंने यशवी बोला कि हर एक क्लाइंट या हर एक इंसान का जो हर एक इंडिविजुअल का जो है ना रिक्वायरमेंट्स, उसका तरीका बहुत पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड होता है। वहीं पे जो है जो आपके एडवाइजर्स होते हैं या जो आपको हेल्प कराते हैं ये सब चीजों में, वो इसको उस तरीके से आपके हिसाब से अलाइन करते हैं। तो आज की इस कॉन्वर्सेशन से एक बात तो क्लियर है कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक फ्यूचर टास्क नहीं है, बल्कि एक प्रेजेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी रुकने के बाद भी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ना करे आपकी लाइफस्टाइल को, तो अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें। Thank you so much, ma'am, for joining today and giving such insightful session and breaking the complex topic. Thank you so much, Yashvi, for inviting me for this podcast. I really hope the conversation was helpful for all your audiences, and great to be a part of this podcast here today. Yeah, thank you so much, ma'am.